हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। सो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। आपने काफ़ी सारा कोर्स पहले ही पढ़ लिया हुआ है, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट मंथ से अपलोड करना शुरू करूँगा। टाइम का थोड़ा दिक्कत हो रही है। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ ये सिर्फ एमसीक्यूज पे डिस्कशन है। जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ कि जितना पुराना सिलेबस था वो सारा ऑलरेडी विंग्स उड़ान के वीडियोस में अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है वो भी मैं बहुत जल्द शुरू करूँगा। लेकिन जो पुराना सिलेबस अपलोड हो चुका है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आज मैं लेके आया हूँ, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। सो द फर्स्ट एमसीक्यू, द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। हम जो टर्म इम्प्रेस सिस्टम है वो किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शंस आर ए परचेज बुक, बी सेल्स बुक, सी कैश बुक एंड डी पेटी कैश बुक। दोस्तों, इम्प्रेस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक हेड कैशियर पेटी कैशियर को कुछ एक पैसा एडवांस दे देता है छोटे मोटे खर्च रिकॉर्ड करने के लिए, जिनको हम कहते हैं पेटी एक्सपेंस। उनको हम रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक में। जितना खर्चा पेटी कैशियर हर महीने कर देता है उतना फिर हेड कैशियर उसको दे देता है ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे। तो ऐसे सिस्टम को हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम किस पे लागू होता है? पेटी कैश बुक पे। सो द आंसर विल बी पेटी कैश बुक। तो आंसर हमारा रहेगा पेटी कैश बुक। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज। दोस्तों, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो डेबिट एंट्रीज की वजह से इंक्रीज होता है? जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो सब डेबिट एंट्री से इंक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये दो ऐसे हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है। जब जब हम डेबिट एंट्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं एसेट या एक्सपेंस कोई है कि या नहीं। आपको एसेट दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी। तो एसेट्स का क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है और हर डेबिट एंट्री के साथ ये इंक्रीज होता है, तो हमारा आंसर रहेगा प्लांट एंड मशीनरी। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आंसर नहीं है। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, ये भी नहीं है। और ऑल ऑफ दीज वो गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹800। व्हाट डज इट मीन? कि जो बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, आपको याद होगा आपने कैश बुक बनाई थी, डबल कॉलम कैश बुक, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का, एक कैश का, एक बैंक का। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड बड़ी है, इट मीन्स यहाँ पे जो बैलेंस बनता है टू बैलेंस कैरी डाउन जिसे हम कहते हैं, वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड का बड़ा होना मतलब आपको पता है ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। क्रेडिट साइड का बड़ा होना बैंक की मतलब आपने पेमेंट ज़्यादा की है जितना आपके पास बैलेंस अवेलेबल है। तो जब आप जितना बैलेंस अवेलेबल है बैंक में उससे ज़्यादा पेमेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और वो क्रेडिट बैलेंस यही शो करता है कि आपने पेमेंट ज़्यादा की हैं, इट मीन्स आपका क्या आ रहा है? ओवरड्राफ्ट। तो ऑप्शंस क्या थे? देयर मस्ट बी अनडिपॉजिटेड कैश इन हैंड, इसका कोई मतलब नहीं कि कोई अनडिपॉजिटेड कैश इन हैंड है। देयर मस्ट बी सम एरर इन रिकॉर्डिंग, गलत है। द कैशियर हैज एम्बेजलमेंट द कैश, ये भी गलत है। देयर इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो कैश बुक में याद रखना, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक कॉलम का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस मतलब कैश इन हैंड और क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका डेबिट साइड में शो होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज which of the following concept, according to which of the following concept even the proprietor of the business is treated as creditor of the business। इनमें से कौन सा कंसेप्ट है जो कहता है कि जो प्रोपराइटर है बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, मतलब जिसने बिजनेस को एक तरह का पैसा दिया हुआ है। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फर्स्ट हमारी ऑप्शन। लेकिन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो कहता है हर चीज़ की एक मनी वैल्यू है और जिस चीज़ की मनी वैल्यू है उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो पैसा आपने किसी एसेट को खरीदने में खर्च किया है आपको आगे उसकी जो रिकॉर्डिंग करनी है उसी कॉस्ट पे करनी है। डुअल एस्पेक्ट हमें ये कहता है कि एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। और एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है।
हमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस के लिए ओनर का दिया हुआ पैसा एक तरह का लोन है। तो ओनर बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर, यानी वो जिसने बिजनेस को पैसा दिया है। सो आंसर इज डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से स्टॉक को हमें किस वैल्यू में रिकॉर्ड करना है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पहले कहता क्या है, ये कहता है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसिडर मत करो, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप जरूर रिकॉर्ड करो। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से स्टॉक को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शंस आर ए मार्केट प्राइस, बी कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी उसका अब का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा, सी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हाई, दोनों में से जो बड़ा होगा वो लेना है, डी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, इन दोनों में से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो छोटा है हमें वो लेना है। तो क्योंकि ये कंसेप्ट कहता है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसिडर मत करो, कि अगर एक स्टॉक की कॉस्ट 15,000 आपने 15,000 में खरीदा है और उसकी मार्केट प्राइस एमपी मतलब मार्केट प्राइस 12,000 रह गई, तो आपने दोनों में से जो कम वैल्यू है यानी मार्केट प्राइस इस केस में आ रही है उस प्राइस पे इसको रिकॉर्ड कर लेना है। क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हम 15,000 पे इसको रिकॉर्ड करेंगे इट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग गेन, जबकि मार्केट प्राइस का 12,000 ही है। तो दोनों में से कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, दोनों में से जो लोअर टर्म होगी हम उस पे उस स्टॉक को अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज ए ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट। ए ट्रायल बैलेंस किस चीज़ के लिए हमें मदद करता है। ए द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली, सी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डी द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों एक ट्रायल बैलेंस हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को बनाने में मदद करता है। सो इन तीनों को हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। सो द आंसर इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पेटी कैश सिस्टम इज डिजाइन। पेटी कैश सिस्टम किस लिए डिजाइन किया गया, अभी मैंने इसके बारे में बात भी की थी। ए टू मीट द नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, जो हमारे स्मॉल बिजनेस हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। टू कवर स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम्स की तो ये बात ही नहीं करता, तो ये भी गलत है। स्मॉल बिजनेस की भी ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ स्मॉल बिजनेस वाले बनाते हैं। टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश, स्मॉल एक्सपेंडिचर यानी छोटे मोटे खर्चे जो कैश में पे किए जाएं उसके लिए बनाया जाता है। टू कवर बोथ स्मॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो मैंने कहा कि इनकम्स की तो हम इसमें बात ही नहीं करते। पेटी कैश बुक सिर्फ बनाई जाती है पेटी एक्सपेंडिचर यानी छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए। सो द आंसर इज सी टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इनमें से किसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए दोस्तों पहला है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कमीशन रिसीव्ड इनकम है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सिर्फ करंट अकाउंट जो पार्टनर का है जिसमें पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंसेस दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसका डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस। अगर इनकम ज़्यादा तो क्रेडिट बैलेंस और अगर एक्सपेंस ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस, यानी दोनों बैलेंस किस में आ सकते हैं, सिर्फ करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। या आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज चलिए नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। कहता हूँ हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों? कंसेप्ट क्या, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? डुअल कंसेप्ट। ये तो डुअल कंसेप्ट तो सिंपल ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट एज वेल एज एक क्रेडिट। इक्वल कंसेप्ट तो कहता है कि जो हमारी इनकम है उसको एज एन इनकम या एक्सपेंस को एज एन एक्सपेंस तब मानो जब आपने वो गुड्स, अगर इनकम की बात करें तो गुड्स आपने डिलीवर कर दी, या एक्सपेंस की बात करें तो आपने सर्विस ले ली। जब आपने सर्विस ले ली या गुड्स डिलीवर कर दी तब आप उसको इनकम या एक्सपेंस मानो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि किसी चीज़ की मनी वैल्यू है तो वो रिकॉर्ड करो। सो नॉन फाइनेंशियल हो गया जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। तो ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ने कहा कि ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मनी वैल्यू है वो रिकॉर्ड करो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। गुड्स वर्थ ₹50 गिवन ए चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हम चैरिटी में कुछ गुड्स देते हैं तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? दोस्तों गारंटी आपको पता होगा, अगर हमने गुड्स दी तो हमने चैरिटी की, चैरिटी हमारा एक्सपेंस है तो आपको पता है एक्सपेंस सारे क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। और क्योंकि गुड्स दी तो हम
परचेज को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदी थी वो कम हो रही हैं। अगर कम हो रही हैं तो एक रिवर्स एंट्री होती है, परचेज को हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। लेकिन जब भी गुड्स हमसे कम होंगी या गुड्स जाएंगी, बिकॉज ऑफ चैरिटी, बिकॉज ऑफ डोनेशन, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, कभी भी हम गुड्स किसी जाएंगी हमसे कम होंगी तो हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो पूछा था किस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, सो राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। अगर हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस पर कोई एडवर्टीजमेंट कर दी, तो किस तरह का एक्सपेंडिचर है। दोस्तों एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नए प्रोडक्ट की लॉन्च पे हम काफ़ी सारा पैसा ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अगर बहुत सारा पैसा हमने किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्च पे किया तो वो हमारा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका खर्च तो हमने आज कर दिया लेकिन बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा। सो आंसर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमने किसी फिक्स एसेट को खरीदने में पैसा खर्च किया और जिसको हम बेच भी सकते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें सिर्फ उसी साल मिलता है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। सो आंसर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट आगे आने वाले कुछ सालों में हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज द डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर। अगर कोई हमारे बैड डेट्स हुए थे, कोई पैसा डूबा था, लेकिन अगर वो रिकवर हो गया तो हम किसको क्रेडिट करेंगे। दोस्तों जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट, कि हमारे पास कैश आ रहा है। और क्योंकि हमारे बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो वो हमारी एक तरह से इनकम है, तो इनकम हमेशा कहाँ आती है, क्रेडिट में। तो क्वेश्चन ये था कि अगर वो रिकवर्ड हो जाए तो उसका क्या करेंगे, ए क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कि बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। कहता है क्रेडिट टू डेटर अकाउंट, गलत है। हम जो बैड डेट्स हमारे हुए थे अगर वो रिकवर हो रहे हैं तो वो रिकवर हो हमारा गेन बन जाता है और गेन को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, गलत है, डेबिट नहीं किए जाते क्योंकि लॉस नहीं है, रिकवर हुए तो गेन है और नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिट टू। अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया तो क्रेडिट किसको करेंगे। दोस्तों रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा हमारे डेबिट में आते हैं। तो जनरल एंट्री अगर आप उसको बनाओ तो रेंट अकाउंट, और क्योंकि रेंट दिया तो कैश की फॉर्म में ही दिया है तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैश को। तो यही क्वेश्चन था, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिट टू। हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, किसको क्रेडिट करेंगे, हम कैश को क्रेडिट करेंगे। सी इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ डेब्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू। अगर कुछ बैड डेट्स हुए तो क्रेडिट किसको करेंगे। दोस्तों बैड डेट हुए तो बैड डेट क्योंकि हमारा लॉस है, लॉसेस हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं। टू क्योंकि जिसने हमारा पैसा देना था यानी डेटर, अब वो पैसा हमें नहीं देगा, इट मीन्स हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर एसेट की डिक्रीज होती है तो डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे हम किसको क्रेडिट करेंगे, डेटर्स को। तो क्वेश्चन भी यही था, इन केस ऑफ बैड डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू। अमाउंट किसको क्रेडिट करेंगे, हम किसको क्रेडिट करने वाले हैं, डेटर्स को। सो आंसर इज डेटर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनसेट टूर हैज ₹3500 अकाउंट रिसीवेबल। सनसेट टूर ने 3500 का कोई अमाउंट रिसीव करना था मोहन से ऑन जनवरी 20th। रोटन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इसको चेंज कर लो, ये मोहन है। मोहन मेक्स ए पार्शियल पेमेंट ऑफ ₹2100। मोहन से सनसेट टूर ने 3500 रुपया 3500 लेना था, जिसमें से 2100 रुपया 2100 उसने दे दिया। द जनरेटी मेड ऑन 20th जनवरी बाय सनसेट टूर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स। इसकी जो जनरेटी बनेगी वो क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले लेना कितना था 3500 और कितना दे दिया उसने 2100। हम जो जनरेटी बनाएंगे वो 2100 की बनाएंगे। यहाँ पे सी और डी में लिखा है कि डेबिट टू कैश अकाउंट 1400। वो बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये तो मिला ही नहीं। जो मिला नहीं तो उसकी बात भी नहीं करनी, हमें जो मिल रहा है हम उसकी बात करेंगे। 2100 में मिला तो ये दो ऑप्शन तो है नहीं। अब देखो दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, लेकिन जब मतलब किसी से पैसा लेना दैट इज अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन जब वो पैसा मिल जाता है, हमारा एसेट है, एसेट डेबिट में आते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट में आएगा क्योंकि हमारा एसेट है। लेकिन जब ये पैसा मिल जाएगा तो अकाउंट रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि जो पैसा एक समय में मिलने वाला था हमने इसको डेबिट किया हुआ था, जब वो मिल जाएगा इट मीन्स फ्यूचर में वो नहीं मिलने वाला, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब हमारा एक एसेट डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक क्रेडिट टू कैश रिसीव। जो कैश हम रिसीव करेंगे वो तो डेबिट में आएगा। हम जनरेटी ये बनाएंगे कि कैश आया, एक एसेट हमारा इंक्रीज, लेकिन दूसरा जो अकाउंट हम एक समय पैसा रिसीव करना था अगर वो मिल जाएगा तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल उतने ही डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमने क्रेडिट किसको किया,
अकाउंट रिसीवेबल को। तो राइट आंसर इज ए क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि एक समय जो हमारा एसेट था अकाउंट रिसीवेबल, अगर वो मिल गया तो अब हमारा एसेट नहीं रहेगा, इट मीन्स एसेट डिक्रीज हुए, और जब भी एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में लिखे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज इन द पीरियड इन विच। कहता है जो हमने अगर कोई प्रोडक्ट बेचा उसका रेवेन्यू हम कब रियलाइज करेंगे, यानी उसको रेवेन्यू कब मानेंगे। ये मैंने जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है उसमें बताया था कि जब आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी, जब आपने गुड्स बेच दी, आपने अपनी ऑब्लिगेशंस ख़त्म कर दी, चाहे पैसा मिले ना मिले, चाहे पैसा आपको 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मिले, आप रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर लोगे जब आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी। तो यही पूछा गया कि रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे। ए कैश इज व्हेन कैश इज कलेक्टेड, गलत, मैंने अभी कहा कि जब आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी। बी सेल इज मेड, दिस इज द राइट आंसर। जब आपने सेल कर दी, गुड्स की डिलीवरी दे दी, पोजेशन दे दिया, तभी आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे। डजंट मैटर आपको पेमेंट 10 दिन के बाद मिले या 1 महीने के बाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो किसके लिए बेसिस है। ए स्टेटेड फिक्स एसेट एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू, disclosing the market value of securities, disclosing the sales and other operating information in the income statement, none of the above। देखो दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने कहा कि बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता, इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है, और उसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग एसेट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक करंट एसेट्स, दूसरे फिक्स एसेट। तो हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं उनको गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अकॉर्डिंग ही कि ये एक फिक्स एसेट है, इसकी मान लो लाइफ 10 साल है, तो 10 साल तक हम अपनी बुक में शो करेंगे, हर साल उसकी डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो आंसर इज स्टेटिंग द फिक्स एसेट एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू हमें शो करना है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही में ये कहता है कि आपके जो फिक्स एसेट्स हैं आपको अपनी रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करने हैं, यानी हर साल जितनी वैल्यू उसकी कम हुई माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको हम क्या कहते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। और ये कंसेप्ट किसने सिखाया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए परचेज ए कार फॉर ₹5 लाख। ए ने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख की, मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपये उसने कैश दे दिया, एंड साइनिंग ए ₹4 लाख बिल पेमेंट, और एक उसने बिल पे करना है, उसका एक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने साइन कर लिया जिसकी पेमेंट वो 60 दिन के बाद करने वाला है। मतलब इन शॉर्ट कि 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 लाख कैश दे दिया और 4 लाख एक तरह से कर्ज ले लिया 60 दिन का। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इससे क्या होगा, टोटल एसेट इज इंक्रीज बाय 5 लाख। गलत है, टोटल एसेट 5 लाख इंक्रीज नहीं होंगे, टोटल एसेट 4 लाख इंक्रीज होंगे। क्यों? अगर हम 5 लाख का एक एसेट खरीद रहे हैं तो बदले में 1 लाख का कैश भी दे रहे हैं, तो 5 लाख का एसेट अगर आया तो 1 लाख रुपये हमारा कैश चला भी जाएगा। तो टोटल एसेट जो इंक्रीज होंगे वो 4 लाख के होंगे, क्योंकि 5 लाख एसेट जरूर ले लिया लेकिन 1 लाख रुपये का कैश भी हमने इसमें दे दिया। उसके बाद ये गलत है ऑप्शन, टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लाख। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 4 लाख, क्योंकि आपने जो 1 लाख कैश दिया बाकी के लिए आपने एक बिल पे करना है 60 दिन के अंदर, वो आपकी लाइबिलिटी है, 4 लाख जरूर इंक्रीज होगी, लेकिन ये हाफ करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। टोटल एसेट इंक्रीज बाय 4 लाख, ये भी हाफ करेक्ट है, एसेट 4 लाख इंक्रीज होंगे। डी कहता है टोटल एसेट इंक्रीज बाय 4 लाख, ट्रू, टोटल एसेट 4 लाख इंक्रीज होंगे विद ए कॉरस्पेंडिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और साथ ही इतनी भी आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ, एक लेजर को हम कौन सी बुक कहते हैं, ए लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, यानी जो हमारा डुअलिटी कंसेप्ट है कि एक ट्रांजैक्शन की 2 जगह रिकॉर्डिंग होगी, वो लेजर में हम जब पोस्टिंग करते हैं, एक डेबिट साइड में एक एंट्री क्रेडिट साइड में, तो वो हमारा जो डुअलिटी कंसेप्ट है वहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। उसके बाद तो हमें वो बैलेंस उठा के अपना ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या ट्रायल बैलेंस बनाना है। सो लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। दोस्तों फाइनेंशियल एंटरप्राइज किसे कहते हैं, यानी वो बिजनेस जो कर्ज देते हैं, जो लोन देते हैं, तो उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है इंटरेस्ट अर्न करना। लोन देते हैं, लोन देने के बाद वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे बैंक्स आ गए या प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज आ गई, तो इनका मेन काम है लोन देना, उस लोन पे इंटरेस्ट लेना। तो यही इसने कहा कि आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। जो हमारी फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैं उनकी जो आइटम ऑफ रेवेन्यू यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इनमें से कौन सा है। सो फर्स्ट इज ए इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज, कुछ और ऐसे ही एमसीक्यूज में लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।